हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे +1 का एक नया टॉपिक सॉल्यूशन, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, आगे +2 क्लास में भी स्टडी करेंगे। सो आर यू रेडी? मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने क्यूट से चैनल 3D क्लासेस पे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं घोल, हम डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं घोल को, चाहे वो शुगर प्लस वाटर का हो, जिसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, चाहे आप सॉल्ट प्लस वाटर यूज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इनके नेम ये चेंजेस कैसे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, बताएंगे आपको। इसको हमने शुगर सॉल्यूशन क्यों बोला, इसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों बोला। हालांकि दोनों के अंदर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, हम वाटर यूज कर रहे हैं। उससे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या है और हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अगर आप घर पे अभी भी समर सीजन है, शिकंजी बनाएंगे, वाटर के अंदर शुगर भी डालते हैं, वाटर में सॉल्ट भी यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन एक बेसिक सी टर्म है जिसमें सोल्यूट को सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर हम किसी बिकर के अंदर एक बिकर यूज कर रहे हैं, उस बिकर के अंदर हमने वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, और उसके अंदर अगर हमने कोई सोल्यूट यूज करना लाइक शुगर को हमने इस वाटर के अंदर डिसोल्व किया। अब देखा गया कि शुगर वाटर के अंदर डिसोल्व हो रहा है, इट मींस शुगर की जो अमाउंट है वो लेस अमाउंट है, और जो वाटर है वो किस अमाउंट में यूज होएगा, लार्जर अमाउंट के अंदर यूज होता है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूट। और जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट में यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम सोलवेंट बोलते हैं। इट मींस सोल्यूट आर डिसॉल्व इनटू सोलवेंट, सोल्यूट आर डिसॉल्व इनटू सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मींस जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट आपस में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन भी होता है जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट मिक्सअप नहीं होते, लाइक सॉइल प्लस वाटर जो आपस में मिक्सअप नहीं होते, ऑयल प्लस वाटर जो आपस में मिक्सअप नहीं होते, इसलिए हम उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ना कि वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सोलवेंट आपस में दोनों मिक्सअप हो जाएं, इसीलिए हम सॉल्यूशन को एक होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। कौन सा मिक्सचर बोलते हैं उसको, होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व इनटू सोलवेंट। अब यहां पे एक नया वर्ड यूज हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा वर्ड यूज हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जैसे कि हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने शुगर डाल दी, तो शुगर के डालने के बाद में क्या होगा, जैसे ही हमने शुगर इस सॉल्वेंट के अंदर यूज की, तो उस टाइम तक सोल्यूट मींस शुगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी। लेकिन इसके जस्ट बाद, थोड़ी देर बाद में वो सोल्यूट, शुगर जो सोल्यूट था वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जैसे ही वो सॉल्यूशन सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, अगर हमने उस सॉल्यूट को जैसे ही वाटर में डाला तो वो डिसॉल्व हो रहा है, इट मींस वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर डिसॉल्व हो रहा है तो अनसैचुरेटेड, अगर नहीं हो रहा तो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होगा जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो गया। तो जो सॉल्यूशन है उसके अलग अलग टाइप हैं।
वो हम सॉल्यूशन के बेस पे डिपेंड करते हैं कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड। एक डाइल्यूट है और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों ही सॉल्यूशन है, लेकिन इसको हम बेसिकली कहां पे यूज करते हैं, हम डेली लाइफ में इसको भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बीच में डिफरेंस देखें तो मैंने दो बीकर ले लिए और दोनों बीकर के अंदर जो वाटर है मीन सॉल्वेंट की अमाउंट है वो मैंने कितनी यूज कर ली, 100 ml। एक बीकर के अंदर, फर्स्ट बीकर के अंदर मैंने 20 ml शुगर यूज की, सॉरी 10 ml शुगर यूज किया, और सेकंड बीकर के अंदर मैंने 30 ml 30 ग्राम शुगर इसमें यूज की, 10 ग्राम एंड 30 ग्राम। तो देखो इन दोनों के अंदर क्या होगा, यहां पे 10 ग्राम सोल्यूट और यहां पे कितना है 30 ग्राम सोल्यूट। तो दोनों में अगर बात करें तो सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा किसके अंदर है, इस बीकर के अंदर। इट मींस ये इससे ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है, और ये क्या है, लेस कंसंट्रेटेड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट लेस होती है, और कंसंट्रेटेड वो है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि हम डेली लाइफ में अगर यूज करें, शिकंजी बनाते हैं घर के अंदर, तो शिकंजी के अंदर जो शुगर की अमाउंट है वो क्या होती है, लेस होती है। और दूसरा अगर हम चाशनी यूज करते हैं तो उसके अंदर जो शुगर की अमाउंट है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस चाशनी जो है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और जो शिकंजी है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। बट कुछ केसेस के अंदर क्या कहते हैं कि सोलवेंट है वो लेस अमाउंट में होता है। तो एक बात नोट करना कि सोलवेंट कभी किसी सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में नहीं होगा। सोलवेंट हमेशा सोल्यूट से क्या होता है, ज्यादा होता है। सोलवेंट है वो हमेशा सोल्यूट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जो सोल्यूट है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डाइल्यूट जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी और कंसंट्रेटेड जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन है क्या होगी, ज्यादा। वापिस मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूं। एक हमने सुगर सॉल्यूशन फॉर्म किया था और एक हमने क्या फॉर्म किया है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हमने कहा है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। अगर सोल्यूट कम है तो हम उसको कहते हैं कि लेस कंसंट्रेटेड है, सोल्यूट ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं हाईली कंसंट्रेटेड है। अगर यहां पे देखें तो दोनों ही केसेस के अंदर शुगर, हम फर्स्ट केस में क्या यूज कर रहे हैं, शुगर यूज कर रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्ट यूज कर रहे हैं। तो दोनों में अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। यहां पे वाटर को आप नेग्लेक्ट कर दो, सॉल्वेंट मैटर नहीं कर रहा है। यहां पे आप किसको देखोगे, शुगर और सॉल्ट मींस सोल्यूट को देखोगे कि सोल्यूट कौन सा है। अगर सोल्यूट शुगर है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, शुगर सॉल्यूशन है। और अगर सोल्यूट सॉल्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है और हर एक सॉल्यूशन की अलग अलग कंसंट्रेशन है और उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो भी अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने साइड में बता भी रखा है कि फर्स्टली हमने सॉल्यूशन को स्टडी किया, सेकेंडली क्या है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन टर्म है, और फर्स्टली अगर हम इसकी कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, मास परसेंटेज। इस मास परसेंटेज को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता देता हूं, ये होती क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग है कि अगर जैसे मैंने यहां पे दो सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन लिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लिया, या मैंने दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन लिए, एक सुगर सॉल्यूशन था, एक सॉल्ट सॉल्यूशन था। इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इनकी जैसे कंसंट्रेशन टर्म हमने फर्स्टली बताई है, तो ये 5 तरह की अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है। जो फर्स्ट हमारी है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ये अलग अलग होती है मास परसेंटेज। तो इसको डिफाइन करने के लिए फर्स्टली मैंने दो सॉल्यूशन, फर्स्टली शुगर सॉल्यूशन और एक ले लिया मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने 30 ग्राम कोई सोल्यूट मीन शुगर डिसोल्व की
90 ग्राम वाटर के अंदर, किसमें डिजोल्व की? 90 ग्राम वाटर के अंदर। सेकेंडली, सेकेंड जो मैंने एग्जांपल लिया, 20 ग्राम सोल्यूट यूज किया, मीन सोल्ट यूज किया, कितने ग्राम वाटर में? आप कितना यूज कर सकते हो? 100 मैंने यूज कर लिया, 100 ग्राम वाटर। अगर देखो दोनों की अमाउंट इक्वल होती तो दोनों की मास परसेंटेज भी क्या होती? इक्वल होती। लेकिन यहां पे ना क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन दे दिया कि यहां पे सोल्यूट की अमाउंट 30 ले रही, वाटर कम कर दिया, यहां पे सोल्यूट की अमाउंट कम कर दी और वाटर और भी ज्यादा ले लिया, मींस दोनों तरफ से ना चेंज आ गया। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि जो सोल्यूट है कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, किसमें सोल्यूट की मास परसेंटेज ज्यादा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि सबसे पहले हम इसमें ना कुछ सिंबल यूज कर लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के। सपोज सोल्यूट को मैंने सपोज कर लिया किससे? बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए से। ठीक है, सॉल्वेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से, और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर लिया मैंने? बी से। तो जिसकी भी आपने मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन की, तो उसका जो वेट है वो आप ऊपर की तरफ रखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट को हमने किससे मेजर किया था? बी से, डिवाइड बाय वेट ऑफ टोटल सॉल्यूशंस। मींस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सोलवेंट भी और क्या होता है? सोल्यूट भी। मींस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। और जो परसेंटेज है वो कितने में से कैलकुलेट करते हैं हम? 100 से। तो इंटू में क्या यूज कर लेंगे? 100 यूज कर लेंगे। अब आज वापस फॉर्मूले पे कितना सोल्यूट यूज किया हमने? डब्ल्यू कितना है? 30 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट कितना यूज किया है और वेट ऑफ सोल्यूट मींस डब्ल्यू कितना है? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 120 इंटो में 100। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितने पे जा रही है? 4 पे, और कितने परसेंटेज आ रही है? 25%। ये किसकी परसेंटेज है? कौन सा सॉल्यूशन था ये? कौन सा सॉल्यूशन था ये? शुगर सॉल्यूशन। सेकेंडली दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है? सोल्ट सॉल्यूशन। कितनी अमाउंट है वेट इसकी सॉल्यूट की? 20 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटो में 100। कितने बजाएगा ये? 6 पे 1 एंड 16 पॉइंट चिकन 6 कुछ 6.66 मींस इसकी परसेंटेज कितनी आई है? 6.66%। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट किसी दूसरे सॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर हम वैसे कैलकुलेट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखो करना क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। दूसरा, कई बार क्या करते हैं, ये तो हमने जो मास परसेंटेज कैलकुलेट किया है ये सोल्यूट की, बाय द वे कभी वो पूछ लेता है कि आपने मास परसेंटेज सोलवेंट की कैलकुलेट करनी है। किसकी कैलकुलेट करनी है? सोलवेंट की। कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर भी वो पूछ लेता है एग्जामिनर कि सोलवेंट की आपने इसमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर जो वेट रखोगे वो किसका होगा? WA, इट मींस वेट ऑफ सोलवेंट। बट कभी ऐसा पुट नहीं हुआ। दूसरा, अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कैसे पुट करेगा? फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि हरियाणा बोर्ड 2012-13 के बाद में मास परसेंटेज का कभी क्वेश्चन पुट हुआ ही नहीं है। 13 के अंदर हुआ था, बेंजीन से रिलेटेड था वो। अगर इसमें से क्वेश्चन पुट होता है तो एग्जाम के अंदर दो तरह से हो सकता है। पहला कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करो, दूसरा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्टली देखो बात कैसे है, अगर वो पूछता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है?
सोल्यूट के ऊपर। अगर वो पूछता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने किसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? सोल्यूट की, बिकॉज द सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट, और सोल्यूट की या सॉल्यूशन दोनों की मास परसेंटेज क्या होगी? सेम होगी। कभी भी आपसे सॉल्वेंट की मास परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप को ऐसे पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट की मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर वो सॉल्वेंट की पूछता है तो ऊपर आप किसका वेट लगाओगे? सॉल्वेंट का। तो ये है फर्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंट। हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एम। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सॉल्यूशन यूनिट से एक न्यूमेरिकल पुट होगा, और सबसे ज्यादा चांसेस अगर न्यूमेरिकल के रहते हैं सॉल्यूशन में से, तो वो किसके रहते हैं? मोलैरिटी के। किसके रहेंगे? मोलैरिटी के। और मोलैरिटी पे अगर न्यूमेरिकल पुट नहीं होता तो वैसे भी इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इससे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पुट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इस टॉपिक को पूरा आपने ध्यान से नोट करना है। फर्स्टली मोलैरिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और डेफिनेशन से पहले अगर आप इसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसको नोट कर लें कि मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है? आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें दिया हुआ? इन लीटर। कैसे? इसको आपने इस फॉर्मूले से डिफाइन करना है। Firstly, molarity is defined as the number of moles of solute that dissolve into 1 liter of solutions. Means 1 liter of solution में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एम से। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, इस पे न्यूमेरिकल कैसे पुट हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें गिवन में हो सकती हैं? तो गिवन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हमें सोल्यूट का मास जो है, वेट है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन में हो सकता है। सेकेंडली मोलिकुलर मास गिवन में हो सकता है, और मे भी जरूरी नहीं है कि ये गिवन में हो, आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। और उसके लिए आपको देखना है कि मोलैरिटी में कैलकुलेट आपको करना क्या है। सबसे पहले मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकेंडली आपको एक बात और नोट करनी है, अगर यहां पे वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में मिलता है तो इंटो में आप क्या यूज करोगे? 1000 यूज करोगे, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगर यहां पे मिलीलीटर है तो इंटो क्या रखोगे? 1000। सेकेंडली अब इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एन बी से। और वॉल्यूम को किससे कैलकुलेट करते हैं? वी से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय molecular mass of solute। molecular mass of solute, given mass of solute WB से डिनोट करते हैं, और molecular mass को किससे डिनोट करते हैं? MB से। B क्या था? सोल्यूट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में था, A सॉल्वेंट और B क्या होता है? सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आपको वेट ऑफ सोल्यूट गिवन में है, मोलिकुलर मास गिवन में है, वॉल्यूम भी क्या है? गिवन में है। तो तीनों अगर गिवन में है तो आप इजीली से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोलैरिटी। बिकॉज फर्स्टली आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपको मिला है 4 ग्राम ऑफ NaOH, और आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 4 ग्राम। और इस NaOH का मास कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलिकुलर मास। सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होता है? 23।
ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1 इज इक्वल टू 40। मैंने यहां पे बताया था कि जो मॉलिक्यूलर मास है गिवन में भी हो सकता है और आपको कैलकुलेट करना भी हो सकता है। तो हमने इस एनालाइज का जो मास कैलकुलेट किया है वो कितना है 40। इट मींस गिवन मास कितना था 4 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 40। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 मोल्स। कितना है 0.1। और यहां पे क्या कहेंगे 0.1 क्या थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम गिवन में सपोज कोई न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम गिवन में कितना हो सकता है, सपोज वॉल्यूम गिवन में दिया होगा आपको 500 मिलीलीटर, 700 हो सकता है, 200 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इंटो में हम क्या यूज करेंगे भाई 1000 यूज करोगे और आप उसको क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो मोलैरिटी के लिए फर्स्टली हमें क्या क्या गिवन में है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम गिवन में है। कई बार क्या होता है कि यहां पे ये कंफ्यूज कर देता है, हमें गिवन में क्या दे सकता है ये डेंसिटी दे सकता है। क्या दे सकता है डेंसिटी। अगर डेंसिटी देता है तो यहां पे आपको क्या नहीं मिलने वाला वॉल्यूम नहीं मिलेगा बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। और यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे और यहां पे जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे 500 की जगह। और इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो मोलैरिटी को क्या कर सकते कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या क्या गिवन हो सकता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और इससे अपन क्या यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम। या तो आपको ऐसे मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो वॉल्यूम की जगह आपको क्या मिलेगी डेंसिटी। सेकेंडली एक बात ध्यान से देखना, डेंसिटी जो है वो किसकी मिलने वाली है आपको पूरे सॉल्यूशन की। तो यहां पे जो मास आप यूज करोगे वो किसका होएगा सॉल्यूशन का यूज करना है। यहां पे बच्चे कई बार मिस्टेक कर लेते हैं, क्या करते हैं यहां पे जो मास रखते हैं वो किसका रख देते हैं सॉल्यूट का। अगर यहां पे आपने मास सॉल्यूट का रख दिया तो पूरा न्यूमेरिकल आपका क्या होगा रॉन्ग। यहां पे जो मास रखोगे वो किसका रखोगे सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि हमें जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। तो जो यहां पे मास कैलकुलेट करोगे, मास यहां पे पुट करोगे वो किसका होगा सॉल्यूशन। डेंसिटी भी किसकी होगी सॉल्यूशन की। तो जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो भी किसका होगा सॉल्यूशन का। और हमने सॉल्यूशन का ही हमें चाहिए क्योंकि हमने क्या निकालनी है मोलैरिटी निकालनी है। सेकेंडली इसी से कुछ मिलती जुलती एक कंसंट्रेशन टर्म है हमारी नेक्स्ट, वो क्या है मोलैरिटी। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है मोलैरिटी। और मोलैरिटी में बिल्कुल मोलैरिटी जैसा ही है, सिर्फ जो चेंजेस हैं उसमें क्या चेंज आएगा मोलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किससे कैलकुलेट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बिकॉज जो वॉल्यूम है वो किसमें होता है लीटर में, जो वेट है वो किसमें होगा केजी में। और अगर यहां पे केजी की जगह ग्राम है तो इंटो में हम क्या रख देंगे 1000 बिकॉज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंडली सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था WB बाय में NB। WB वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन जो दिया हुआ है और NB क्या था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे NB की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मिलने वाला है अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्रॉब्लम आएगी यहां पे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करें। कई बार क्या होगा गिवन के अंदर अपने को जो वेट मिलेगा वो सॉल्यूशन का मिलेगा, वो सॉल्यूट का मिलेगा। और आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन। और हमें किसका
वेट चाहिए सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन में से अगर हम सोल्यूट का वेट माइनस कर देते हैं तो किसका वेट बचेगा? सोलवेंट का। किसका वेट बचने वाला है? सोलवेंट का। और अगर आपको यहां पे सोलवेंट का वेट चाहिए और गिवन के अंदर सोलवेंट का वेट नहीं है, तो आपको किस किस का वेट मिलने वाला है? सॉल्यूशन का, और किसका मिलेगा? सोल्यूट का। और सॉल्यूशन में से आपने सोल्यूट का वेट माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचेगा? सोलवेंट का वेट। वो सोलवेंट का वेट आप यहां पे पुट कर दोगे और इससे आपकी क्या निकल जाएगी? मोलैलिटी। फर्स्टली मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। अब ये न्यूमेरिकल था, इसकी डेफिनेशन थी। अब आते हैं इसकी रीजनिंग के ऊपर कि यहाँ पे रीजनिंग में मोलैलिटी और मोलैलिटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पुट होते हैं। और क्वेश्चन पुट करने से पहले मैं यहाँ पे इनकी यूनिट बता दूं कि इनकी यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट यहीं से बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस मोल्स पर केजी। ये किसकी यूनिट है? स्मॉल एम की। कैपिटल एम मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय यहां पे क्या था? वॉल्यूम इन लीटर। इट मींस यहां पे केजी की जगह क्या मिलेगा आपको? पर लीटर। ये दोनों यूनिट, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट होते हैं कि मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों की यूनिट क्या होगी। कई बार क्या होता है बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, इसकी मोलैलिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसी फॉर्मूले से हमने ये यूनिट कैलकुलेट किया है। हम इसको मेजरमेंट टर्म्स में इसको मेजर भी करते हैं, नोट भी करते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम से, बट आप इसकी यूनिट में भी इसको यूज कर सकते हो, स्मॉल एम और कैपिटल एम। और एक इसकी यूनिट है मोल्स पर केजी मोलैलिटी की, और मोलैलिटी की जो है वो है मोल्स पर लीटर। ये इनकी यूनिट है। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का जो एक बेसिक क्वेश्चन यहां से पुट होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी से, वो ये होता है कि इन दोनों के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पुट हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अगर हम बात करें कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। और मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था? इन केजी, और ये किसमें था? इन लीटर में। बट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझोगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर सपोज करो किसी कंटेनर के अंदर, हमें किसी क्लोज कंटेनर के अंदर या वैसे किसी कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड ले लिया और मैंने इसको हीट किया। ये 1 केजी है और मैंने इसको हीट किया। हीट करने के बाद में क्या होगा? इसके वेपर बनेंगे। क्या बनेंगे? इसके वेपर बनेंगे। और वेपर बनने पर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है? इंक्रीज। इसका वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो क्या इसके वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पहले इसका वेट 1 केजी था, हीट करने के बाद में भी इसका जो वेट है वो कितना रहेगा? 1 केजी रहेगा। इट मींस इसके वेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाता है। इट मींस इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जो मोलैलिटी, जो कि वॉल्यूम के इनवर्स है, मोलैलिटी क्या होगी? डिक्रीज। मोलैलिटी क्या होगी? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम। बट अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि इसके वेट के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैलिटी इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम बट डज नॉट अफेक्ट ऑन मोलैलिटी बिकॉज इस
कि जो वेट पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ध्यान से सुन ले, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलैलिटी है वो डिक्रीज हुई है, और जो मोलैलिटी है वो क्या हुआ, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। टेम्परेचर का दोनों पे इफेक्ट, सो इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। मोलैलिटी क्या हुई थी, डिक्रीज, और मोलैलिटी जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है मोल फ्रैक्शन। फर्स्टली हम इसको किसे डिनोट करते हैं, x, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, x से। अगर सॉल्यूशन x है तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मींस XA प्लस XB। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि ना हमने डेफिनेशन को रटा नहीं मारना, डेफिनेशन को कैसे करना है आप इसके फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। x देखो, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, XA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय Na प्लस NB। अब ये है क्या, Na हमने अभी कैलकुलेट किया था, NB क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर ये B नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है तो यहां पे A है, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मींस Na प्लस NB। ऐसे अगर XB देखें तो XB इज इक्वल टू क्या होगा, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। अगर हमने XA कैलकुलेट करना है तो ऊपर किसके मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के, Na। और अगर हमने XB कैलकुलेट करना है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, तो ऊपर मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के, NP। तो इसी से डेफिनेशन बनेगी, मोल फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल number of moles of solution, Na plus NB। तो XA और XB दोनों को कैलकुलेट करने पर हमें किसका मोल फ्रैक्शन मिलने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का एक बात और नोट करना, XA प्लस XB इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 1 की। आप न्यूमेरिकली, अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया है और आप अपने न्यूमेरिकल को चेक करना चाहते हो तो आपने XA और XB दोनों का जो टोटल निकालना है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड देखो, XA को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। अब हम आते हैं कि Na क्या था और NB क्या था। Na और NB था, Na इज इक्वल टू क्या था, मींस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने लास्ट मोलैलिटी दोनों में NB यूज किया है। NB किसके इक्वल था, WB बाय में MB। WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट, NB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और Na और NB की जो वैल्यू है वो दोनों में यहां पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में हमें किसकी वैल्यू निकलने वाली है, XA और XB की। XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आ रहा है तो इट मींस आपका जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सही है। सेकेंडली, अब बात करते हैं मिस्टेक की। यहां पे बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक कहां पे करते हैं, क्या करते हैं, इससे मिलती जुलती एक टर्म है जो हम प्लस 2 में यूज नहीं कर रहे, वो है मास फ्रैक्शन। क्या है ये, मास फ्रैक्शन। ध्यान देना,
मैक्सिमम, मैं इसको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैक्सिमम गलतियां यहां पे होती है। मोल और मास में डिफरेंस कहां पे है? मोल फ्रैक्शन मींस हमने यहां पे किसकी वैल्यू रखी है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर हमारे से पूछा जाता है मास फ्रैक्शन, तब हम यहां पे किसकी वैल्यू यूज करेंगे? ओनली गिवन मास। ध्यान से देखिएगा, कहां पे मिस्टेक करते हो? यहां पे आप मोल्स की जगह डायरेक्टली आप गिवन मास पुट कर दोगे, और गिवन मास मींस WB डिवाइड बाय WA प्लस WB मींस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहां से आपने XA और XB कैलकुलेट कर लिया, और दोनों का जो वैल्यू आएगी, दोनों को कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और आपने सोच लिया कि आंसर हमारा ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पुट हो रहा है मोल फ्रैक्शन, इट मींस यहां पे जो आप वैल्यू रख रहे हो वो किसकी रखनी है? आपको मोल्स रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों की यहां पे वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो यहां पे पुट करोगे। XA और XB को कैलकुलेट करोगे, XA और XB दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या पहली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी थी? मास परसेंटेज। सेकेंडली और सबसे इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, थर्ड मोलैरिटी, एंड लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये 4 हमारी कंसंट्रेशन टर्म है। मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन।